हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस ये थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्रूव करेंगे, थोड़ा सा फील करेंगे कि एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, और उसके बाद में ये दो एग्जांपल्स हम लोग लेने वाले हैं। एक तो ये कि ये अपने पास एक nth टर्म है सीक्वेंस की, और उस सीक्वेंस को हमें नॉट कन्वर्जेंट प्रूव करना है कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प लेकर के ही। और एक और एग्जांपल, और भी जबरदस्त एग्जांपल, कि ये an है किसी सीक्वेंस का, उसे हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प लेकर के। तो कुछ तो कन्वर्जेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, दोनों ही प्रूव कर सकते हैं हम लोग इस प्रिंसिपल की हेल्प लेकर के। तो उससे पहले प्रिंसिपल थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये, और बहुत ही कमाल की थ्योरम है ये, बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट इसका। इसको मैं आपको एग्जैक्ट फील करवाऊंगा, और जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि एप्सिलॉन बाई 2 या एप्सिलॉन बाई 3 का क्या चक्कर है, ये कैसे कनेक्ट हो रही है चीजें इसमें, या कब एप्सिलॉन बाई 2 हम लोग ले लेते हैं, वो सब बातें आपको इस लेक्चर में क्लियर होंगी। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए ये टॉपिक वहां पर छोड़ना पड़ा। इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या कहता है, वो ये है स्टेटमेंट। एक्चुअली शॉर्ट एंड स्वीट आप ये समझ सकते हो कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉशी सीक्वेंस। बस इतना, कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है दैट मींस वो कॉशी सीक्वेंस है, और कोई कॉशी सीक्वेंस है दैट मींस वो कन्वर्जेंट है। दोनों तरफ हिसाब किताब, ठीक है। इसी को यूं लिखा हुआ है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी मतलब ये, सफिशिएंट मतलब ये, डायरेक्शन, necessary sufficient condition for the convergence of a sequence an is that for every given epsilon is greater than 0 there exists n0 p belongs to natural number such that a n plus p minus an का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। ये वाली जो लाइन है ये उसी की है, कॉची सीक्वेंस की है। तो कन्वर्जेंस के लिए ये है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। आप केवल इसको ध्यान रखो, ऊपर वाले को छोड़ो, इतना भी ध्यान रहेगा तो अपना काम चल जाएगा। मैं शुरू करता हूं, ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। बहुत ही कमाल का टॉपिक है ये, मैं प्रूफ शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखो आप। तो प्रूफ में सबसे पहले आप लिखोगे, पहली साइड हम लोग ले रहे हैं, पहली साइड मतलब ये वाली साइड, नेसेसरी कंडीशन समझ लो आप इसको। नेसेसरी कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, ये दोनों साइड है ना एरो, तो ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं। ये वाली डायरेक्शन मतलब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मतलब an is a convergent sequence, ये गिवन है, ठीक है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट कब होती है सीक्वेंस, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उसी को ही कन्वर्जेंट बोलते हैं सीक्वेंस। तो यहां पर आप लिखोगे कि therefore an has limit L, या आप कह लो कि therefore मतलब हो, आप कहो कि since every convergent sequence has limit, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास लिमिट तो होगी, therefore an has limit L, या therefore मतलब हो let limit of an sequence is equal to L, इसकी लिमिट है। अब हमें ये चीज लेके आनी है, ये चीज लेके आनी है। तो देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक बार इसमें, यहां से, ठीक है। अब लिमिट ऑफ an हमारा L है, दैट मींस आप ये कह सकते हो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, an माइनस L का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। यही लिमिट की डेफिनेशन होती है कि an माइनस L का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। n0 किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। सेम यहां पर बस मैं ये क्या कर रहा हूं कि यहां पर इसको एप्सिलॉन बाई 2 ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, यही मुद्दे की बात है। बस एक्चुअल में जो मैं समझाना चाह रहा था ना आपको, जो मैं कह रहा था कि बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जो मैं फील करवाना चाह रहा हूं, वो यही है कि एप्सिलॉन बाई 2 क्यों ले रखा है। किसी किताब को उठा के देख लो आप, किसी किताब को ये लिया हुआ है, किसी में एप्सिलॉन लिया हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं लिया हुआ, ये एक रीजन है, डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बार पहले मैं पूरा कर देता हूं, फिर उसको प्रैक्टिकली डिस्कस करता हूं, है ना। an माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। an कुछ भी लो, यहां पर an कुछ भी लो, n0 से बड़ा n कुछ भी लो,
तो अब आप यहां पर लिख सकते हो कि देयरफॉर an प्लस p माइनस एल का जो मॉड है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ही आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा, इसको देख करके ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब n बड़ा है n0 से, और उसके लिए ये लिख सकते हैं तो n प्लस p भी तो बड़ा ही होगा n0 से, n में जोड़ा है अपन ने तो वैसे भी n प्लस b भी n0 से बड़ा है, तो n0 से बड़े के केस में ऐसा लिख सकते हैं, तो n प्लस b n0 से बड़ा है तो an प्लस p में से l माइनस करेंगे वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें प्रूव करना है एक्चुअल में an प्लस p माइनस an का जो मॉड आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है, हमें ये करना है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर an प्लस p में माइनस an में l जोड़ रहा हूं और l घटा रहा हूं। ये जो एप्सिलॉन बाई 2 का चक्कर है ना, ये मैं अभी समझाना चाह रहा हूं आपको, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखना इसको, बस केवल एक बार मैं प्रूव कर दूं, बस फिर कंफ्यूजन इतना ही रहेगा कि एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया है या फिर इसका क्या कनेक्शन है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले इसको ध्यान से देख लें आप। ये हो जाएगा an प्लस p माइनस l, अलग कर लिया मैंने, ये अलग कर लिया, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के इसको an माइनस l अलग कर लिया। ये मॉड में चल रहा है। अब एक इनइक्वालिटी होती है कि दो ऐसे नंबर्स हैं उनका मॉड है, तो इनइक्वालिटी ये कहती है, मैं इनइक्वालिटी लिख देता हूं पहले, या तो ऐसा करता हूं, इनइक्वालिटी ये कहती है कि भाई a माइनस b का अगर मॉड है ना तो वो लेस देन या इक्वल आएगा हमेशा ही मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के, ये फिक्स है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको आगे लिख रहा हूं कि ये लेस देन आएगा, ये टर्म लेस देन आएगी इसका मॉड प्लस इसका मॉड, इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा an प्लस p माइनस l का मॉड प्लस में an माइनस l का मॉड, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद में तो कंक्लूजन क्या हो गया, ये an प्लस p माइनस an चल रहा है, मैं इसी को एक बार लाइन में लिख देता हूं। तो an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो लेस देन हो गया आपका इससे मतलब an प्लस p माइनस l का मॉड और an माइनस l का मॉड, और ये खुद इक्वेशन नंबर 1 से देखो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है ये वाला, और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो लेस देन का साइन लग जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये लिखा, और अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन आया कि an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। और अगर ऐसा आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया देयरफॉर सीक्वेंस an इज अ कॉची सीक्वेंस, इसका ये मतलब हुआ कि ये कॉची सीक्वेंस हो गई, सिंपल सी काम है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया, हमें ये दिया हुआ था कि कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, और उससे हमने इसको कॉची सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया, कॉची सीक्वेंस लेके आ गए, प्रूव कर दिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो वो डेफिनेटली कॉची सीक्वेंस है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एप्सिलॉन बाई 2 का क्या पंगा है यार, कमाल का पंगा है, ध्यान से समझो इसको, फील करेंगे थोड़ा। हाँ, सो हमने क्या प्रूव किया, हमने क्या देखा अभी, पंगा यहां था कि an माइनस l का जो मॉड है वो एप्सिलॉन बाई 2 लिया, और फिर an प्लस p माइनस l का जो मॉड है वो एप्सिलॉन बाई 2 लिया, और उससे an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो एप्सिलॉन हो गया। ये क्या है, ये एप्सिलॉन हुआ, ये एप्सिलॉन बाई 2, ये एप्सिलॉन बाई 2, और ये चल भी रहा है सब कुछ सिस्टमेटिकली, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही किसी को। या ये कैसे लो कि इसको कैसे फील करें कि ये एप्सिलॉन से छोटा आएगा अगर ये दोनों एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे हैं, तो इसको कैसे फील करें। देखो, कोई सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे ना, कल एक एग्जांपल दिया था इस सीक्वेंस का, डिक्रीजिंग है, इसका एग्जांपल दिया इंक्रीजिंग है, इसका एग्जांपल दिया ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, ये वाली सीक्वेंस ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ठीक है, 3 तरह की सीक्वेंस ली थी, इन तीनों तरह के सीक्वेंस में ये चीज वैलिड है, अगर ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो ये एप्सिलॉन से छोटा आएगा ही, कंफर्म बात है। कैसे, ध्यान से समझो इसको। नंबर लाइन बनाता हूं मैं एक बार, ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब जरा इसमें थोड़ा ध्यान दें, नंबर लाइन आपने बना दी, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमने कल डिस्कस कर लिया था। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मतलब
A1 से छोटा आएगा A2, उससे छोटा आएगा A3, उससे छोटा आएगा A4, A5, A6। तो मतलब सबसे बड़ा कौन है? A1। मैं इधर ले लेता हूं, मान लो मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो होगी, A1 कुछ तो आएगा, 1 आएगा, हालांकि इसका सबसे बड़ा वैल्यू 1 है। A1 आ गया, फिर A2 आएगा, फिर A3 मिलेगा अपने को, फिर A4 मिलेगा, ऐसे ही A5 मिलेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सबसे बड़ी टर्म, पहली टर्म सबसे बड़ी, और जो सबसे आखिरी टर्म है वहां तक पहुंचेंगे नहीं, हालांकि A इनफाइनाइट, मैं ऐसे लिखने के लिए लिख रहा हूं, वो 0 के इक्वल है, तो वो सबसे आखिरी टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा है मतलब सीक्वेंस। अब ये कहना जा रहा है कि n0 से बड़ा कोई नंबर है n, एक पर्टिकुलर टर्म है, उससे बड़ा कोई नंबर है n, ठीक है, और l कोई, ये l ही है वैसे तो आपका, मैं l इसको बना देता हूं सीधा, इसको हटाता हूं, इसको l ही लिख देता हूं, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो l तो होगा, ये l है। और जो डिक्रीजिंग होती है कन्वर्जेंट के साथ में, मतलब डिक्रीजिंग वाली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है अगर, तो जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है वही l होती है उसकी, है ना, इनफाइनाइट पे a इनफाइनाइट वाली की। तो ये l है। अब a n माइनस l, a n मतलब मान लो आपकी इस टर्म के बाद की जो भी टर्म्स हैं, ये n0 है, मान लो n0 की वैल्यू 4 है, तो इसके बाद की जो भी टर्म्स हैं उसमें से l का जो डिफरेंस है वो ε/2 से छोटा आएगा। ठीक है, मान लो यहां पर आपके आ रहा है an और an प्लस p जो है वो डेफिनेटली 110% यहां पर ही आएगा, क्योंकि an से तो बड़ा है an प्लस p, और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसमें सबसे छोटी वैल्यू तो l ही आने वाली है, तो an के जस्ट बाद ही आएगा ये an, मतलब ये वैल्यू है an प्लस p, ये वाली, और an वाली वैल्यू ये है। ठीक है, an खुद ε/2 से छोटा है, ये ε/2 से भी छोटा है, और ये हिस्सा मतलब an का और l का जो डिफरेंस है वो ε/2 से छोटा है, an प्लस p और l का जो डिफरेंस है ये भी ε/2 से छोटा है, ये डिफरेंस भी ε/2 से छोटा है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये वैसे तो देखा जाए तो ε/2 से भी छोटा आएगा, लेकिन हमने सेफ साइड लेते हुए एप्सिलॉन लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जनरलाइज्ड तरीका है, जनरलाइज्ड है तो तीनों में वैल्यूड होना चाहिए ना, हर तरह के सीक्वेंस में वैल्यूड होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको एप्सिलॉन से छोटा लिखा हुआ है। बाकी इन दोनों का डिफरेंस तो आप नोटिस करो, अब इन दोनों का डिफरेंस तो अब ε/2 से भी छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये चीज ε/2 से छोटी है, ये चीज ε/2 से छोटी है, ये पूरी चीज ही ε/2 से छोटी है, तो इसका भी छोटा हिस्सा करोगे तो ये तो ε/2 से भी छोटा आएगा। तो इस केस में तो मतलब इस तरह की सीक्वेंस के केस में तो ये लेस देन ε/2 भी लिख सकते हो आप, लेकिन फिर ये एप्सिलॉन क्यों लिखा हुआ है ये आगे समझ में आएगा। इस तरह के सीक्वेंस का एग्जांपल लो या इस तरह के सीक्वेंस का एग्जांपल लो, सेम पैटर्न ही आएगा, बस इसको घुमा दिया है क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी। इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी तो सेम पैटर्न के एग्जांपल चलेगा आपका, वही सेम यहां पर कहीं आपका a1 रहेगा, इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटा a1 है, और लास्ट में l है, यहां पर कहीं an आ रहा होगा और यहां कहीं an प्लस 1 आ रहा हो, p आ रहा होगा, और उसके बाद में ये आपका ε/2 से छोटा है, ये खुद ε/2 से छोटा है, तो इतना बड़ा ε/2 से छोटा है तो इतना हिस्सा भी ε/2 से छोटा ही आएगा। जब इतनी बड़ी चीज ε/2 से छोटी है, इतना डिफरेंस, तो ये डिफरेंस तो ε/2 से वैसे ही छोटा हो गया, सोचने की बात नहीं है इसमें। तो सेकंड वाला केस भी इससे सॉल्व है। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड थोड़ा अलग सा केस था। देखो ये जो केस लिया था मैंने, इसमें 1 था अपना जो लिमिट था, यहां मान लेते हैं 1 है या l है लिमिट। इस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं इसलिए जनरलाइज लिख रहा हूं मैं। a1 आपका इस तरफ आ गया, a2 आपका आ रहा था इस तरफ, यही था नहीं a1 इस तरफ आ रहा था लिमिट से इस तरफ। इस पर्टिकुलर केस की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ a1 की वैल्यू आ रही थी 2, ऐसे ही a2 की वैल्यू आ रही थी 1/2, और ये l की वैल्यू 1 थी यहाँ पर। ऐसे ही a3 यहाँ पर था, a4 यहाँ आ रहा था, a5 यहाँ आ रहा था, a6 यहाँ आ रहा था। तो ऐसे ही कहीं कहीं जाकर के आपके पास an यहाँ आएगा, तो an प्लस p यहाँ आने के चांसेज हैं। एक साइड भी आ सकता है, दूसरी तरफ आने के भी चांसेज हैं। क्या पता कितना डिफरेंस है, p कितनी वैल्यू है। मान लो p की वैल्यू 1 है तो an यहाँ, तो an प्लस 1 110% यहीं आएगा। p की वैल्यू 2 है तो an यहाँ, an प्लस 1 यहाँ, an प्लस 2 यहाँ, एक साइड ही आ गया, इन दोनों की तरह ही हो जाएगा। लेकिन अलग भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है।
तो हम अलग वाली पॉसिबिलिटी एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2 से माइनर से छोटा मान लो, कुछ भी लगभग एप्सिलॉन बाई 2 है ये मान लो आप। तो ये डिफरेंस लगभग एप्सिलॉन बाई 2 है an प्लस p का l से, ये भी लगभग एप्सिलॉन बाई 2 है, उससे थोड़ा सा छोटा मान लो या ज्यादा छोटा भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए एक बार थोड़ा छोटा मान लेते हैं। ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो ओवरऑल देखा जाए ये चीज एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन से छोटा ही होगा ना, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 तो है नहीं, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 तो है नहीं, तो ओवरऑल एप्सिलॉन बन रहा है लेकिन उससे भी छोटा ही आएगा। तो ये चीज इस तरह से लिखी हुई है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में लिखी हुई है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में लिखी हुई है। मतलब अगर आप इनको एप्सिलॉन लिख देते ना, अगर इसको आप एप्सिलॉन लिख देते, इसको आप एप्सिलॉन लिख देते, तो ये 2 एप्सिलॉन आता उस केस में, क्योंकि ये डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा, ये डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा, तो ये ओवरऑल डिफरेंस 2 एप्सिलॉन से छोटा, और उस केस में 2 एप्सिलॉन को एप्सिलॉन डैश बोल रहे होते, फिर अपन एप्सिलॉन डैश बोल रहे होते जो एप्सिलॉन बाई 2 होता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको किसी पर्टिकुलर रियल नंबर से छोटा दिखाना है, तो हम 2 एप्सिलॉन से क्यों दिखाएं? 2 अपने पास यहां पर कांस्टेंट हो गए, 2 भी एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, मिला करके एक कांस्टेंट बना दो ना, एप्सिलॉन डैश ओवरऑल रिजल्ट में जनरली ऐसा किया जाता है। बाकी आप अगर इसको ऐसे भी करते हो ना, एप्सिलॉन देन 2 एप्सिलॉन, तो वो 2 एप्सिलॉन एक्चुअल में एप्सिलॉन डैश, ये नया एप्सिलॉन आ गया, हो तो यही रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सब कुछ उस पर्टिकुलर टर्म पे डिपेंड कर रहा है जिस टर्म के बाद में सारी टर्म्स का डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा आ रहा है। मतलब अगर ये केस है, जैसे मान लो, तो यहां पर क्या हो रहा है कि an के बाद में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनका डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा आ रहा है, या एप्सिलॉन से अगर छोटा आ रहा है, तो ये भी अगर एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, तो ये ओवरऑल उनके डबल डिफरेंस से छोटा आएगा। कहना बस यही है चाह रहा हूं। तो ये एप्सिलॉन बाई 2 लोगे तो वो एप्सिलॉन आ जाएगा, ये अगर एप्सिलॉन ले लोगे तो वो 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। दिखाना अपने को लेस देन एप्सिलॉन होता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो उस केस में इसको एप्सिलॉन डैश लेकर के एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, नहीं तो 2 एप्सिलॉन दिखाओ। फिर गलत तो नहीं है ना, वो स्टेटमेंट वाइज गलत तो नहीं है ना, वो मैथमेटिकली देखा जाए तो चीज तो वही कर रहे हैं। यहां भी तो एप्सिलॉन बाई 2 लेकर के एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो उसको एप्सिलॉन लेकर के 2 एप्सिलॉन भी लोगे तो वो गलत नहीं है देखा जाए तो। अगर ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन डैश होता तो ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डैश से छोटा आता। ये अगर एप्सिलॉन होता, ये एप्सिलॉन डैश होता, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डैश से छोटा आता। बहुत सारी जगहों पर रियल एनालिसिस में आप लोग ये परेशान रहोगे, नहीं तो अगर ये चीज समझ नहीं आई तो कब ये एप्सिलॉन लेते हैं, कब एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं, कब एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं, कब एप्सिलॉन डैश बाई 2 ले लेते हैं, तो वो आप जो लोगे ना उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनता है। लो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोगे उससे का कंक्लूजन आएगा आगे, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके बताना मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा भारी है समझाने में भी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जितना अपन ने किया है उससे। अपन ने अभी तक ये किया कि एक साइड प्रूव कर ली, अपन ने सिर्फ अभी तक नेसेसरी कंडीशन प्रूव करी है, मतलब ये चले हैं। अब हम लोग यूं प्रूव करने वाले हैं कि दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, हमें उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस हो जाएगी, दोनों प्रूव हो जाएंगे। शुरू करते हैं नीचे से, जहां जगह बची है इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं, इसी डॉक्यूमेंट में, इसी पेज में। सेकंड पार्ट है ये वाली डायरेक्शन, मतलब सफिशिएंट कंडीशन वाली डायरेक्शन, जिसमें हमें गिवन है कि सीक्वेंस an इज अ कॉची सीक्वेंस, ये गिवन है अपने को। अब अगर ये कॉची सीक्वेंस है, तो कॉची सीक्वेंस होने के बाद में आप लिखोगे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है। ये एक थ्योरम है, हमने प्रूव नहीं करी, लेकिन आपकी बुक्स में छोटी छोटी 2-3 थ्योरम्स दे रखी हैं, और उस तरह के थ्योरम्स का ही कलेक्टिव मैं यहां पर बनाने वाला हूं कुछ, उससे कंक्लूजन आ जाएगा कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। उन 2-3 थ्योरम्स का कंक्लूजन
कलेक्टिव कुछ कंक्लूजन निकाल करके हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। वो छोटी छोटी थ्योरम्स मैंने करवाई नहीं है हालांकि, लेकिन आपकी बुक्स में दे रखी होंगी, बहुत आसान सी है, आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी ना आए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में उनको ले लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल मेन जो मोटो है ये है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। बाकी की थ्योरम्स को मैं केवल स्टेटमेंट वाइज इसको प्रूव करने के लिए यूज ले रहा हूं। तो आप लिखोगे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, देयरफॉर ये जो हमारी an सीक्वेंस है इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। और कोई बाउंडेड सीक्वेंस होती है तो इसकी भी एक थ्योरम है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, सिंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी हमेशा। तो आप यहां पर लिखोगे देयरफॉर an sequence has a convergent subsequence an के मान लेते हैं इसको। therefore an sequence है convergent subsequence an के, ये हमने अज्यूम कर लिया कि an के नाम दे दिया उसको, ठीक है। तो अब आप लिखोगे कि therefore sequence an के has लिमिट से L लिमिट, मान लो वो लिमिट L है। भाई हमने क्या बोला कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है ये, मतलब ये जो लिखी हुई है सीक्वेंस जो कि इसकी सब सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कंफर्म बात है। तो उसकी लिमिट मान लो क्या है कि ये लिमिट है इसके पास, और लिमिट क्या है, L है। अब एक और लास्ट थ्योरम का इस्तेमाल है, कोई उपाय नहीं है, थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई भी उपाय नहीं है इसके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये थ्योरम्स हैं, तो इन्हीं के इस्तेमाल से बहुत छोटा सा इसका कंक्लूजन बन जाएगा आराम से, है ना। तो आप यहां पर लिखोगे कि लिमिट है इसकी L। अब आप लिखोगे कि सिंस इफ अ सब सीक्वेंस ऑफ अ कॉची सीक्वेंस converges to L, then the sequence also converges to L। अगर कोई कॉची सीक्वेंस है और वो L पे कन्वर्ज हो रही है तो उसकी सब सीक्वेंस अगर L पे कन्वर्ज हो रही है तो वो सीक्वेंस भी L पे कन्वर्ज होगी। ये एक और थ्योरम है, ये लास्ट यूज आ रही है, बस हो गया काम। तो सब सीक्वेंस अगर L पे कन्वर्ज हो रही है तो सीक्वेंस भी L पे कन्वर्ज हो रही है, देयरफॉर limit of an is equal to L, therefore sequence an is a convergent sequence। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो कौन कौन सी थ्योरम्स यहां पर यूज आई, हालांकि हमने पढ़ी नहीं है लेकिन आपकी बुक्स में दे रखी होगी, मैं बता देता हूं कौन कौन सी थ्योरम्स हैं। एक तो ये कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, बहुत सिंपल सी छोटी सी थ्योरम है, हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है। बाउंडेड होती है तो फिर इसका मतलब an भी बाउंडेड हो गई। और हर, ये एक और थ्योरम है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो होगी ही अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो। और an हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस दिस, वो बाउंडेड है तो इसलिए इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमने मान ली, लेट कर ली यहां पर, ठीक है। अब उसकी लिमिट L मान लो, क्योंकि वो कन्वर्जेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो L मान ली लिमिट उसकी। अब एक और थ्योरम कमाल की कि अगर कोई सब सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस की L पे कन्वर्ज कर रही है तो फिर वो सीक्वेंस भी L पे कन्वर्ज करेगी। ये एक और तीसरी थ्योरम है। तीन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव किया है, ठीक है। तो ये है तरीका इस थ्योरम को प्रूव करने का। इससे रिलेटेड बहुत ही कमाल के हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इसलिए क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने दो एग्जांपल्स बता दिए थे इस टॉपिक के, तो वो थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अप्लाइंग कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस शो दैट द सीक्वेंस an इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट के लिए लेस देन एप्सिलॉन की जगह ग्रेटर देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया तो काम खत्म, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। an आपको दे रखा है, इतना लंबा चौड़ा सा अगर an दे रखा होता है ना तो हम an प्लस p माइनस an का ही इस्तेमाल करेंगे उसको प्रूव करने के लिए, इजी पड़ता है वो। और वैसे भी इसमें यही, इसी से प्रूव भी किया था हमने थ्योरम को भी। तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर
ए एन प्लस पी निकाल लो। ए एन तो ये दे रखा है, मैं वापस नहीं लिख रहा, इसी को इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, दोनों को डिफरेंस करके मॉड लगाएंगे। ए एन प्लस पी निकाल लो यहां से। ए एन प्लस पी का मतलब है ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये अपना 1/n तो है ही, साथ में 1/n प्लस 1, n के बाद कौन आएगा n प्लस 1, फिर कौन आएगा n प्लस 2 और फिर कौन आएगा n प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते 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 लास्ट में कौन आएगा n प्लस p, ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आ गया ये n प्लस p। तो इस तरह से मतलब अपने को इसको लिखना है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। an प्लस पी आपके पास है, an आपके पास है, अपने को क्या निकालना होता है कॉची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए या कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव करने के लिए, उस प्रिंसिपल में an प्लस पी माइनस an हम लोग निकालते हैं उसका मॉड। ठीक है, यही निकालते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा, अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ध्यान से समझो, इस पूरी चीज में से ये माइनस हो रही है तो मतलब इतना हिस्सा तो माइनस ही हो गया ना, ये हिस्सा तो माइनस ही हो गया, खत्म हो गया, क्या बचा ये बचा। तो जो बचा है केवल वो लिख देता हूं, 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 से लेकर के लास्ट अपने पास बचेगा 1/n प्लस p, ये अपने पास बच रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ही कमाल की बातें हैं। 1/n प्लस 1 की बात करें अगर, तो 1/n प्लस 1 1/n प्लस n से छोटा होगा कि बराबर होगा, बड़ा होगा, देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा उससे। तो मैं यहां पर चेक कर देता हूं कि n प्लस 1 जो है वो छोटा है n प्लस n से, ये बात तो क्लियर है। n प्लस 1 छोटा होगा n प्लस n से, n तो बड़ा ही है, 1 से तो बड़ा ही है, कम से कम 1 के बराबर है, 1 से तो बड़ा ही है। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/n प्लस 1 बड़ा हो जाएगा 1/n प्लस n से, ये चीज 1/n प्लस 1 बड़ा हो जाएगा 1/n प्लस n से यहां पर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आप इसको लिखोगे, ये बड़ा है, ये चीज बड़ी है 1/n प्लस n से, और कहां तक, ये भी बड़ी है क्या, ये भी बड़ी है क्या, लास्ट वाली भी बड़ी है क्या, ये कैसे पता चले, ये भी पता करना बहुत आसान है। देखो कैसे, हमें ये चीज पता है कि n बड़ा है p से, ये चीज क्लियर है, n बड़ा है p से, या कह लो कि p छोटा है n से, ये तो क्लियर ही है, n बड़ा ही लेते हैं अपन p से उसमें। तो n प्लस p छोटा होगा n प्लस n से, दोनों तरफ n जोड़ दिया मैंने, रेसिप्रोकल करो तो 1/n प्लस p जो है वो बड़ा हो जाएगा 1/n प्लस n से। ये इसके लिए भी ट्रू है, मतलब इतने हिस्से के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब सभी के लिए आप यहां पर लिखोगे कि ये भी 1/n प्लस n, ये भी 1/n प्लस n, और लास्ट वाला भी 1/n प्लस n से बड़ा ही है। ये सारे के सारे टर्म्स इस तरफ के कितनी बार आए हैं, ये n टाइम p टाइम, सॉरी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस p, तो कितनी टर्म्स है, p टर्म्स हैं, तो ये p टाइम्स आए हैं, p टाइम्स। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे आपको, ये p टाइम्स हुआ है काम अपना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी से यहां से अगर आगे बढ़ाओगे तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ये जो an प्लस p माइनस an है उसका मॉड जो है, माइनस है यहां पर, है ना, इसका मॉड जो है यहां से अगर देखें तो बड़ा है 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1/2n और लास्ट भी 1/2n p टाइम्स, कितनी बार लिखा है, p बार लिखा है अपन ने। ठीक है, तो क्या आएगा ये, अपने को तो ग्रेटर का साइन दिखते ही ये समझ जाना है कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कॉची सीक्वेंस होगी तो लेस देन का साइन आएगा, ग्रेटर का नहीं आएगा कभी, है ना। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे p टाइम्स 1/2n, p टाइम्स 1/2n, इतना आ गया। अब p तो भाई नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, सैंपल के लिए एक ले लो कुछ भी, लेट p इज इक्वल टू n, सबसे आसान रहेगा n लेना, क्योंकि n से n कट जाएगा, बाकी p की वैल्यू आपकी मर्जी पड़े जो ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रेटर साइन आ गया, ग्रेटर साइन आते ही गड़बड़ हो गई। लेकिन शो करवाने के लिए, दिखाने के लिए आप n की वैल्यू p के बराबर ले लो एक बार के लिए, तो क्योंकि हर n की वैल्यू और हर p की वैल्यू के लिए ये ट्रू होना चाहिए ना, कि an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मतलब हर p के लिए, कम से कम हर नेचुरल नंबर p के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए। तो हम एक बार नेचुरल नंबर
n के बराबर कर देते हैं उसको, हर के लिए होना चाहिए तो n के लिए भी होगा। तो उसके लिए आप ये कह सकते हो कि an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो ग्रेटर देन हो जाएगा n इंटू 1/2n के। दैट मीन्स an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 के, अगर p की वैल्यू n के बराबर ले तो। अब ये पंगा हो गया। कैसे पंगा हो गया कि मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 है, बाई कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन n0 और p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है, यहाँ पर मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी है, सिस्टमेटिकली मैं नोट्स में आप लोगों को दे दूंगा। और नोट्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बोल दिया था कि टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, वहां पर बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली और साफ सुथरी राइटिंग में लिखा हुआ है, आप वहां से आराम से देख सकते हो सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन पूरी नहीं लिखी, बाकी सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। तो an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा कॉची जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 भी लें, किसी भी वैल्यू के लिए एप्सिलॉन की होना चाहिए, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 लें तो an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो लेस देन 1/2 आ रहा है, जो कि इस इक्वेशन नंबर 1 से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। 1 नंबर थोड़ी होगी ये, शायद 3 नंबर है। इक्वेशन 3 and 4 कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, देयरफॉर वी कैन से दैट a sequence an is not a Cauchy sequence, simple, not a convergent sequence, not a Cauchy sequence, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस या कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव करने का और नहीं भी प्रूव करने का। अगर वो ग्रेटर देन आ जाए किसी से तो वो नहीं है कन्वर्जेंट, अगर वो लेस देन आए किसी से तो वो कन्वर्जेंट है। और नहीं वाले केस में आप ऐसे ही कुछ p की वैल्यू लेकर के और उसको इससे कंपेयर करके कॉन्ट्रडिक्ट करके प्रूव कर सकते हो कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, गड़बड़ हो गई है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। उस एग्जांपल में इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है, अपने आप आ जाएगा वो, देखो ध्यान से। मैं शुरू करता हूं एक बार। an आपको दे रखा है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं मैं। कॉची जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पहले an प्लस p निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो वो निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और ये बढ़ते बढ़ते माइनस 1 की पावर n माइनस 1 1/n तो है ही। आगे बढ़े तो आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, आगे बढ़ोगे तो ये माइनस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 मतलब n हो जाएगा देखा जाए तो, ठीक है। और 1 में n प्लस 1 आएगा, और सेम ऐसे ही माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और 1/n प्लस 2 आएगा। और बढ़ते 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 ये लास्ट में माइनस 1 की पावर n प्लस p माइनस 1 और 1/n प्लस p आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो इतना पोर्शन तो माइनस ही हो जाएगा ना, ये चीज तो सेम ही है दोनों में, इक्वेशन 1 और 2 में। तो आप यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा an प्लस p माइनस an का जो मॉड है वो हमारे पास आएगा, ये जो बची हुई चीज है वो माइनस 1 की पावर n 1/n प्लस 1। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी पिछले वाले क्वेश्चन में, याद आई अचानक से मेरे को, इसको देख करके, क्योंकि ये मिस्टेक मैं इधर भी करने वाला था। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो ये कि ये मॉड है, मॉड नहीं लगाया मैंने यार, यहाँ मॉड था ना, और मॉड हट जाएगा नेक्स्ट लाइन में, हटा देना क्योंकि सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होते ही मॉड हट जाता है। तो एक लाइन एक्स्ट्रा लगेगी आपकी ये मॉड के साथ, फिर नेक्स्ट लाइन विदाउट मॉड, और फिर यहां से कंटिन्यू। यहां पर मॉड था, दोनों को घटा करके मॉड लगाया, तो मॉड इधर भी लगेगा ना भाई, दोनों तरफ लगेगा मॉड। तो उस तरह से आगे आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। सारा का सारा पॉजिटिव है इसलिए मॉड की कोई जरूरत नहीं, तो नेक्स्ट लाइन में मॉड हटा देना। अगर नेगेटिव होता ओवरऑल ये तो माइनस लगा के हटा देते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में किए थे 1 और 2 नंबर में। तो वही काम यहां पर देखो कैसे, इन दोनों का अगर मॉड लगा के घटा रहे हो, या तो घटाते टाइम में मत दिखाओ कि ये घटा रहे हो, आप डायरेक्ट लिख दो कि ये जो an प्लस p है उसमें से an को हम माइनस कर रहे हैं, बस ये डायरेक्ट लिख दो। लिखोगे तो ये आएगा an प्लस 1, ये सॉरी n प्लस 1 और ये माइनस 1 की पावर
n प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस टू, और सेम माइनस वन की पावर n प्लस टू आएगा तो वन अपॉन एन प्लस थ्री हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा माइनस वन की पावर n प्लस पी माइनस वन एंड वन अपॉन एन प्लस पी। इसके मॉड, दोनों तरफ मॉड। मॉड से ये फायदा है कि पूरी लाइन में माइनस वन की पावर n कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद ये बचा वन अपॉन एन प्लस वन, और माइनस वन की पावर n कॉमन आ गया तो एक पावर बची, तो वो माइनस वन की पावर वन बचा, तो अल्टीमेटली माइनस का बच गया ये। यहां पर माइनस वन की पावर टू बचा, n तो कॉमन आ गया, टू बचा तो पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही अगला वाला नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे ही अगला वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट तक चलते जाओगे तो ये माइनस वन की पावर p माइनस वन और वन अपॉन एन प्लस पी बचेगा। ये मॉड आ गया, मॉड के ब्रैकेट आ गया, और लास्ट में मॉड लगा दो आप। लास्ट में मॉड लगा दिया आपने तो माइनस वन की पावर एन खत्म, क्योंकि माइनस वन की पावर एन या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये अल्टीमेटली वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, ये वाली तो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान से समझना इस बात को, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मॉड हटाना है अपने को। मॉड हटाए बिना अपन नहीं पहुंच पाएंगे इसमें आगे, और मॉड ऐसे ही नहीं हट जाता है। मॉड हटाने के लिए अंदर वाली चीज को पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के मॉड हटा सकते हो। यूं ही रैंडम हटा दोगे तो वो आपको लगेगा कि हटाने में दिक्कत कहां है, लेकिन ऐसे थोड़ी हटता है मॉड, अपनी मर्जी से थोड़ी हटा देंगे मॉड। अभी फिलहाल इसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, पहले तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में ये लिखोगे कि इसका मॉड अलग और इसका मॉड अलग। तो इसका मॉड तो हो जाता है वन, क्योंकि माइनस वन की पावर एन या तो प्लस वन आएगा या माइनस वन आएगा, उसका मॉड तो प्लस वन ही आएगा। तो ये तो खत्म, बचा ये मतलब वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू, और प्लस में वन अपॉन एन प्लस थ्री, माइनस में वन अपॉन एन प्लस फोर, प्लस में वन अपॉन एन प्लस फाइव एंड सो ऑन, और लास्ट में माइनस वन की पावर p माइनस वन और वन अपॉन एन प्लस पी। ये मॉड में, लेकिन ठीक है। अब इसको आगे ध्यान से देखो, सिद्ध करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि भाई ये पॉजिटिव है, मॉड हटाओ। ये दरख्वास्त करेंगे पॉजिटिव है, मॉड हटाओ। किससे करेंगे, इसी से करेंगे, सब कुछ अपने आप से करेंगे, और तो किससे करेंगे यार। चलो इसको आगे बढ़े। देखो जरा, वन अपॉन एन प्लस वन, नहीं माइनस वन अपॉन एन प्लस टू, वन अपॉन एन प्लस थ्री और वन अपॉन एन प्लस फोर, जितने भी हो सारे ले लो के आगे तक के, है ना। आप एक काम करो, बस इतना सा कि इन दोनों का कॉम्बो बना लो, एलसीएम लेके इनका बना लो, सबका बनता जाएगा। ऐसे जितने भी होंगे सबका बनता जाएगा। तो जरा बना के देखें, तो इसका बन रहा है n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस टू माइनस n माइनस वन। ये पहले वाले का बना, ये हम चेक कर रहे हैं बस। ऐसे ही n प्लस फोर, n और ये थ्री, n प्लस थ्री और n प्लस फोर एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा लास्ट तक, ठीक है। अगर p इवन हुआ, p अगर इवन हुआ, p इवन हुआ तो दो दो के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और सारे के सारे इस तरह से कॉम्बो में आ जाएंगे। p अगर इवन नंबर हुआ तो, इवन हुआ तो कितने हो जाएंगे, देखो ये n प्लस वन से n प्लस पी तक जा रही है टर्म्स। p अगर इवन हुआ तो इसका सब पेयर में बन जाएंगे। अगर p ऑड हुआ तो p की वैल्यू मान लो 5 है, 10 है, 50, 51 है, 51 है p की वैल्यू, तो 51 माइनस वन इवन बन गई, तो अल्टीमेटली लास्ट में बचेगा प्लस में। अगर p इवन है, ओवरऑल p की वैल्यू इवन नंबर है कोई, तो वो सारी की सारी पेयर में आ जाएगी, इस तरह से ब्रैकेट्स में आ जाएगी और खत्म हो जाएगा पूरा। अगर p की वैल्यू ऑड है तो यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू पेयर में आएगी, और ये लास्ट वाली वैसे भी पॉजिटिव रहेगी। p की वैल्यू अगर ऑड है तो ऑड माइनस वन इवन बन जाएगा क्योंकि पावर में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेंशन ही नहीं है। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं। आप नोटिस करो हर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब मॉड आप हटाने को अब तैयार हो, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव साबित कर दिया है। तो ये जितना भी है ये ग्रेटर देन जीरो है। Therefore you can say that an plus p, sorry, an प्लस पी माइनस an का जो मॉड है वो इक्वल आएगा वन अपॉन n प्लस वन। मॉड हटा दो यहां से,
माइनस में 1/n+2, प्लस में 1/n+3, माइनस में 1/n+4, प्लस में 1/n+5 एंड सॉन। ठीक है, अब यहां भी एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही अच्छी सी शांति भरी ध्यान देने वाली बात है। देखो, ये जो an+p-an हमने लिया वो मैं इस तरह से बना रहा हूं। ये n+1 माइनस कॉमन ले रहा हूं इन दोनों में, तो 1/n+2 माइनस 1/n+3 बन जाएगा। फिर इन दोनों में माइनस कॉमन ले रहा हूं, 1/n+4 और 1/n+5 बन जाएगा। ऐसे ही सब में से माइनस कॉमन लेता पूरा बना दूंगा मैं। अब आप इवन ऑड की बातें फिर से करोगे, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, कहाँ गया वो जिसमें इवन ऑड चेक करना होता है, ये रहा। चलो बढ़िया, इसी स्क्रीन पे आ गया। हाँ, मान लो कि p ऑड है, एक बार के लिए ऑड है तो एक को छोड़ा, बाकी सब कॉम्बो में आ गए। अगर p की वैल्यू ऑड होगी तो पहले वाले को छोड़ दी, फिर इवन बन गए, तो इवन में पेयर में आ गए और सारे के सारे माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे इसके बाद माइनस में चल रहे हैं। अगर पेयर ब्रैकेट को देखें तो कब, जब ये ऑड है तो p, अगर p इवन है तो पहले वाले को छोड़ा तो बाकी सारे मिलकर के ऑड बन जाएंगे। पहले वाला तो n+1 छूट ही रहा है, उसके बाद हम पेयर बना रहे हैं। अगर ये इवन हुआ तो पहले वाला छूटने के बाद बचे हुए कितने हैं, ऑड। बचे हुए अगर ऑड हो गए, कब, जब p इवन है, बचे हुए ऑड हो गए तो लास्ट में भी एक छूटेगा। और लास्ट वाला नोटिस करो माइनस में है। अगर p इवन है तो उसमें से -1 हो जाएगा, वो ऑड बन जाएगा, सॉरी नेगेटिव बन जाएगा तो लास्ट में सिंगल वाला माइनस में आ जाएगा। भाई सारे के सारे पेयर्स में माइनस में आ रहे हैं, एक इकलौता और बच जाएगा जो सिंगल वाला माइनस में आ जाएगा। कब, जब p इवन है तो। ऑड में तो वैसे ही सारे के सारे पेयर्स में माइनस में आ रहे हैं, इवन में ये पेयर्स में तो माइनस में आ रहे हैं, लास्ट में एक बच रहा है, लेकिन वो भी यहां देखने पर p की वैल्यू इवन है तो नेगेटिव ही बच रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ ये चीज दिख रही है अपने को पॉजिटिव, बाकी सब ब्रैकेट्स में देखो तो माइनस में ही है। और इनको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो, एक्चुअल में ये वैल्यू क्या दे रहे हैं। यहां माइनस लोगे तो ये 1 में सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, एलसीएम लेके। अभी तो किया ही है, 1 बचेगा ऊपर, ये इधर कट जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे यहां पर n+4 n+5, तो अल्टीमेटली सारी वैल्यूज आगे की माइनस में आ रही है। ये चीज क्लियर है कि सब के सब इसमें से घट ही रहे हैं। तो 110% आप ये कह सकते हो कि ये चीज ओवरऑल, ये जो नंबर है ये लेस देन है 1/n+1 से, क्योंकि सारे के सारे इसमें से घट ही रहे हैं ना आगे। तो यही तो एक पॉजिटिव नंबर है, बाकी सब इसमें से घट रहे हैं, तो ये ओवरऑल पूरा जो चीज है ये लेस देन 1/n+1 हो जाएगा। और आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। पहले तो इसको मैं जमा दूं सिस्टमेटिकली, ये मॉड और ये चल रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, an+p-an का जो मॉड है वो लेस देन आ गया 1/n+1 के। और ऐसा हुआ तो अब आगे बहुत सिंपल, आगे कुछ नहीं करना। अब लेट क्या, इफ, अगर, वही जो पहले करते थे, अगर 1/n+1 लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो फिर तो an+p-an का जो मॉड है वो लेस देन 1/n+1 जो दे रखा है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो फिर इसको अगर और नेक्स्ट लाइन में लिखो तो रेसिप्रोकल करोगे, n+1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/एप्सिलॉन। रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी के। देन इसको मैं फर्स्ट से लास्ट को कनेक्ट करके लिख देता हूं केवल, कि ये लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई अपने को कि अगर n हम बड़ा ले लें 1/एप्सिलॉन-1 से, तो फिर उस केस में an+p-an का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, देयरफॉर सीक्वेंस an इज कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस है तो देयरफॉर an इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और यहां पर ये चीज क्लियर हो रही है क्योंकि n इससे बड़ा है, तो n0 हमें मिल गया 1/एप्सिलॉन-1। यही इंपॉर्टेंट बात है कि n0 मिले, मुद्दा यही है n0 का। एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट n0 मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो कॉची सीक्वेंस है,
कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर? तो लेस देन का साइन आ गया ना, अपना काम हो गया। पिछले वाले में ग्रेटर देन का साइन आ गया था, उससे नॉट वाला काम हो गया था। तो ये है तरीका, मतलब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट या नॉट कन्वर्जेंट प्रूव करने का कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के थ्रू। तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट या नॉन कन्वर्जेंट प्रूव करने के हमने कई तरीके सीखे हैं। 3 पैटर्न्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे 2-3 लेक्चर्स के पहले, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के क्वेश्चंस करने हैं। तो लिमिट की डेफिनेशन के थ्रू कैसे करने हैं, या फिर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस आ जाए और उसको प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये तीसरा अलग मेथड आया है जिसमें हमने कॉशीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के थ्रू हमने प्रूव किया। तो ये ओवरऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है। जिस मेथड से आपको प्रूव करने को बोले उस मेथड से आप प्रूव कर सकते हो एग्जाम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी तंग करने वाला टॉपिक है वैसे ये। ठीक है, चलो तो नोट्स मैंने बता दिए आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कुछ भी बात हो तो आप व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उस पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।